आई थिंक यहाँ इससे पहले यहाँ तक हो गया था कल। यहाँ तक हो गया था बेटा। यस सर। यस सर। तो आज हम देखो इन्फ्लामेशन के दूसरे मीडिएटर्स के बारे में और देखेंगे। तो नेक्स्ट जो मीडिएटर्स है उसका नाम है बेटा प्लेटलेट। पर्टिकुलरली हम बात करें तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किससे बोलते हैं? ये जो फैक्टर्स है इसको हम पाफ या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के नाम से बोलेंगे। ठीक है। तो ये फैक्टर क्या है, ये कब रिलीज होएगा? पर्टिकुलरली ये फैक्टर जैसे ही हमारी बॉडी किसी एलर्जिक कंस्टिट्यूएंट के लिए जाती है, जैसे कोई एलर्जन के कॉन्टेक्ट, हमने कहा था कल, अगर हमारे को एलर्जी होती है तो भी उस केस में हमारे को इस तरह के मीडिएटर्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जिसमें हिस्टामिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का एलर्जन कंस्टिट्यूएंट गया है ना, तो वो एलर्जन कंस्टिट्यूएंट, जैसे एलर्जिक कंस्टिट्यूएंट क्या काम करते हैं, ये जैसे ही बॉडी के अंदर हमारे जाते हैं तो क्या बनाते हैं, इनके अंदर सर्टेन टाइप्स के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यदि हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है किसी एलर्जन से, तो इसका मतलब वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर चला गया है। तो इसमें स्पेसिफिकली पाफ कब रिलीज होएगा? यदि आईजीई इस टाइप का एंटीजन है ना, वो एक्सपोज हो गया है, तो वो क्या काम करेगा, वो हमारे ब्लड के अंदर बेसोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियम प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा। इसके साथ में मास्ट सेल्स भी हमारी एक्टिवेट होंगी और उसकी वजह से हमारा एंडोथेलियल लेयर से यहाँ से एक फैक्टर्स रिलीज होंगे जिसको हम बोलेंगे पाफ या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारी बॉडी एक्सपोज होती है आईजीई टाइप्स के एंटीजन से, तो इस तरह के एंटीजन सेंसिटाइज करते हैं बेसोफिल, ल्यूकोसाइट, एंडोथेलियल प्लेटलेट्स को, ताकि वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स टाइप्स के मीडिएटर्स को रिलीज कर सके। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के मीडिएटर रिलीज होंगे तो उसका फिजियोलॉजिकल रोल या एक्शन क्या रहेगा, वो जिस भी ब्लड वेसल के अंदर रिलीज हुए हैं वहां पे वेसोडाइलेशन डेवलप होएगा, ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये तीन अप्रोच हमारी होंगी, ब्लड वेसल के अंदर डायलेशन होएगा, ब्रोंकाइज कंस्ट्रिक्ट होएंगी और वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होएगी। उसके साथ में जो ल्यूकोसाइट्स है वो एंडोथेलियम के साथ में स्टिक करेंगे या एडेशन करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था जैसे ही ब्लड वेसल्स, कल हमने वीडियो भी देखा था कि कोई सेल इंजरी या इन्फ्लामेशन, जैसे ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर इंजरी अगर हो रही है तो यहाँ से ब्लड वेसल में डायलेशन होकर के फिर हमारे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो माइग्रेट होकर के बाहर आ रहे थे। तो पहले उसको कीमोटेक्सिस अप्रोच और फिर डायपेडेसिस, है ना, वो अप्रोच हमारे एक्टिवेट होंगे। तो ये देखिए प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स का फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में क्या है, कि जब भी कोई एपिथेलियल सेल के अंदर इंजरी होगी किसी सेल में, तो इस तरह के फैक्टर्स जो है वो रिलीज होंगे। जो हमारी ब्रोंकाइज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे पेशेंट को सांस लेने के अंदर दिक्कत होगी। इसी वजह से देखो आईजीई अभी हमने कहा था, ये एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा के लिए। तो जब भी बॉडी के अंदर आईजीई एंटीजन का एक्सपोजर होता है, वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को रिलीज कर करके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस करेगा, जिससे अस्थमा होगा। और यहाँ पे बहुत तरह के मीडिएटर्स और रिलीज होंगे, जिससे पर्टिकुलरली जो प्लूरल केविटी है हमारी ब्रोंकाइज के अंदर, है ना, वहां पे इन्फ्लामेशन डेवलप होएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन आपका दिखा रखा है, इस पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप हो गया। फिर हमने कहा था कि जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है वो एक्यूमुलेट और एक्टिवेट होकर के मूव करके बाहर आएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में इनका मूवमेंट होएगा, उसको हम क्या बोल रहे थे, कीमोटेक्सिस अप्रोच और डायपेडेसिस। तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, क्योंकि जब भी पाफ रिलीज होएगा वो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे इस ब्लड वेसल से
हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मूव आउट कर करके उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचे। तो इस तरह से प्लेटलेट्स भी, हमने कहा था ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट एक्टिवेशंस या डिपोजिशंस होता है, वो प्रोसेस होएगा और म्यूसिन का सिक्रेशंस होएगा। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इस तरह से अपना काम करेगा। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर कब रिलीज होता है? जब भी कोई सेल इंजरी होती है इस तरह के एंटीजन के एक्सपोजर से, आईजीई टाइप के, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, प्लूरल केविटी में वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, प्लेटलेट डिपोजिशंस और वेस्कुलर परमेबिलिटी इनहेंसमेंट होएगा वेसोडाइलेशन से, जिससे ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेशन और एक्टिवेशन होएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मीडिएटर्स है उसका नाम है साइटोकाइनिन्स। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स भी आपके दोनों तरह का जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो इन्फ्लामेशन है वो दो तरह का होएगा। अभी हम टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन भी देखेंगे। तो पहले टाइप का जो इन्फ्लामेशन होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, दूसरे टाइप का होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो इनके लिए अलग अलग टाइप के साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं। तो पहला जो साइटोकाइनिन्स रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं टीएनएफ अल्फा या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। दूसरा रिलीज होएगा इंटरल्यूकिन 1 जिसको हम IL-1 से डिनोट करेंगे, और इंटरल्यूकिन 6 जिसको IL-6 से डिनोट करेंगे। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन होएगा तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरल्यूकिन 1 और 6, इसका मतलब वहां रिलीज हुआ है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो रिलीज हुए। देखो नाम ही बता रहा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मतलब पर्टिकुलर किसी टिश्यू के अंदर जो नेक्रोसिस करें। और नेक्रोसिस हमने पढ़ा ही था, जो क्या काम करते हैं? सेल डेथ प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अभी कोविड में भी यही हो रहा है। लास्ट कल की क्लास में भी आपको बताया था कि पहले उसका वायरस का रेप्लिकेशन और मल्टीप्लीकेशन होता है जो शुरू के 4 से 5 दिन में आपका होएगा। उसके बाद देर इज ए साइटोकाइनिन सर्ज, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम पर्टिकुलरली इस तरह के साइटोकाइनिन्स को रिलीज करेगा। और वो साइटोकाइनिन्स क्या काम करता है? टिश्यू या सेल में इंजरी और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्यूट टाइप के इन्फ्लामेशन के लिए। जबकि जो दूसरे टाइप का इन्फ्लामेशन होता है जिसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, उसके लिए भी आपके इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो अलग टाइप के इंटरल्यूकिन होंगे। उनको हम इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 17 बोलेंगे। इसके अलावा एक टाइप का प्रोटीन आपका और रिलीज होएगा जिसको हम IFN बोलेंगे। IFN क्या है? कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ये आपका कहलाता है सर्टेन टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरफिरोन। और अगर आपको याद हो तो ये प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे जिसको हमने 3 नाम दिया था। तो इस तरह के इंटरफिरोन अगर आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, है ना, तो वो पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन करेंगे। इंटरफिरोन 3 तरह का था, इंटरफिरोन अल्फा, इंटरफिरोन बीटा एंड इंटरफिरोन गामा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। इसके अलावा जो दूसरे कीमोकाइनिन्स है ना, जो सर्टेन टाइप्स के साइटोकाइनिन्स ही हैं, वो भी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली अगर हमारे डेंटल वाले पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा MCP मतलब मेजर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो, और ईओटेक्सिन्स जो बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं, ये भी सर्टेन टाइप्स के इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखो पर्टिकुलरली साइटोकाइनिन्स जो रिलीज होते हैं वो किस तरह से होंगे, उसके लिए बेसिक प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे ही कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम जानते हैं कि उस बैक्टीरिया के अंदर सर्टेन टाइप्स के टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। या कोई वायरस भी जाता है तो वो क्या काम करता है? रेप्लिकेट कर करके साइटोकाइनिन्स को रिलीज कराता है। तो ये साइटोकाइनिन्स जब भी किसी पार्ट में रिलीज होंगे ब्लड के थ्रू, तो सबसे पहले ये क्या काम करेंगे? ये मैक्रोफेजेज को एक्टिवेट करेंगे। और हम जानते हैं मैक्रोफेजेज क्या होती है हमारी, ये
टी सेल, बी सेल आपकी होती हैं, जो कि इंगल्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस बैक्टीरिया के लिए। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया आपके बॉडी की किसी टिश्यू या सेल के अंदर प्रेजेंट हो रहा है या ब्लड में प्रेजेंट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारी मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होंगी ताकि उसको किल कर सके, उसको इंगल्फ कर सके। जैसे ही मैक्रोफेजेज का एक्टिवेशन होता है, अभी हमने कहा है कि वो दो तरह के फैक्टर्स या साइटोकाइनिन्स बनाता है, जिसको हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। इसमें जो इंटरल्यूकिन स्टार्ट में बनेगा वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट होएगा। तो जैसे ही किसी बॉडी के पार्ट में या ब्लड में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है, तो वो दो तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करेगा। एक इफेक्ट तो उसके लोकल इफेक्ट आएंगे और दूसरे इफेक्ट उसके सिस्टमिक इफेक्ट आएंगे। लोकल इफेक्ट का मतलब हो गया, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, मैं साइड में बना रहा हूं, ये कोई ब्लड वेसल या आर्टरी है, और उसके नियर बाई साइड पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोई सेल है और उस सेल में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये कोई दूसरी सेल है जहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। हमने कहा था कि इस तरह के टीएनएफ अल्फा मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होकर के टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन ये ब्लड के अंदर रिलीज होंगे और ये रिलीज होकर के उस साइट ऑफ इंजरी वाली साइट पे आएंगे। क्योंकि इस सेल में जो इंजरी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सर्टेन टाइप्स के टॉक्सिन या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या वायरस की वजह से हो रही है जिसने इस सेल को इंजर्ड किया है। तो जिस सेल में इंजरी हुई है, पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर जिस सेल या टिश्यू के अंदर इंजरी हुई है, जहां पे ये डैमेज हुआ है, वहां पे आकर के ये इंटरल्यूकिन उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो इफेक्ट शो करेंगे, वो इफेक्ट आपके क्या कहलाएंगे, लोकल इफेक्ट। मतलब जहां पे इंजरी इंजर्ड सेल है वहां जो इफेक्ट आ रहा है वो लोकल इफेक्ट होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर मैक्रोफेजेज या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन केवल उस साइट पे ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो ब्लड के अंदर भी रिलीज हो रहे हैं। तो ब्लड हम जानते हैं हमारी बॉडी के हर पार्ट में रीच करेगा, तो ब्लड के थ्रू जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन फैलेगा उसको हम सिस्टमिक इफेक्ट बोले। ये चीज समझ में आ गई बेटा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन के दो तरह के इफेक्ट आएंगे। एक लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट तो मतलब लोकली जहां पे रिलीज हुए हैं जिस साइट ऑफ इंजरी पे, है ना, जिस सेल में इंजरी हुई है या टिश्यू में इंजरी हुई है वहां जो इफेक्ट आएगा वो लोकल इफेक्ट आएगा, और जो ब्लड के थ्रू इफेक्ट आ रहा है वो सिस्टमिक इफेक्ट होगा। ये समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। तो अभी जैसे हम वापिस कोरोना के ऊपर ही आते हैं, जैसे कोरोना वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो पर्टिकुलर किसी टिश्यू को डैमेज करता है, और डैमेज कर करके उसका रेप्लिकेशन पर्टिकुलर होएगा, तो वो इस तरह के मैक्रोफेजेज को एक्टिवेट कर करके सर्टेन टाइप्स के साइटोकाइनिन्स को रिलीज कराएगा। तो एक तो उसका लोकल इफेक्ट आएगा, जैसे अगर लंग्स में वो डेवलप हो गया है तो लंग्स के अंदर उसका इफेक्ट आ रहा है, वो लोकल इफेक्ट है। इसके अलावा वो साइटोकाइनिन्स ब्लड में भी रिलीज हो रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू जो इफेक्ट आएगा वो आपका सिस्टमिक इफेक्ट आएगा। तो जैसे हम देखते हैं कोरोना जाता है रेप्लिकेशन करता है तो हमारे को पहला सिम्टम क्या आ जाता है बेटा, फीवर आ जाता है। तो देखो सिस्टमिक इफेक्ट जो आ रहा है वो फीवर आपका डेवलप होगा। इसके अलावा वो ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। तो जब भी किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो अगर आप उसका ब्लड प्रोफाइल कराओ तो हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को किल कर सके, तो ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को भूख कम लगेगी, एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी, उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको नींद ज्यादा आएगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ये सिस्टमिक ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसकी वजह से आ रहे हैं। ये सारे सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे इन्फ्लामेशन के। अब दूसरा जो इन्फ्लामेशन का सिम्टम आ रहा है लोकल, मतलब पर्टिकुलर उस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर आ रहा है, तो उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वेस्कुलर एंडोथेलियम इफेक्ट, दूसरा ल्यूकोसाइट्स के ऊपर इफेक्ट, और तीसरा फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर आपका इफेक्ट आएगा। इसको हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो वेस्कुलर एंडोथेलियम में बेटा क्या होता है, एक तो ल्यूकोसाइट हम जानते हैं कि उस जिस पार्ट में इंजरी हुई है वहां पे एडेशन करके माइग्रेट कर करके उस साइट पे चले जाते हैं, और
वो एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, है ना, कोगुलेशन को रोक देंगे। वहां पे ब्लड सप्लाई, जो ब्लड लॉस हो रहा है इंजरी पे, उस ब्लड लॉस को ये रोक देंगे। दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो ल्यूकोसाइट्स पे आएगा। ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होंगे और सर्टेन टाइप्स के साइटोकाइनिन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो ये दोनों इफेक्ट, वेस्कुलर एंडोथेलियम और ल्यूकोसाइट्स, क्या काम करेंगे, उस सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर सर्टेन टाइप्स के इन्फ्लामेशन डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन होएगा, जिसमें उनका प्रोलिफरेशन और कोलाजन सिंथेसिस करेंगे। हमने कल वीडियो देखा था, पहले ये आपका होता है, सर्टेन मूवमेंट होते हैं मैक्रोफेजेज के, और उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स या फिर आपके लिम्फोसाइट्स गए हैं, वो कोलाजन्स और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ बनाते हैं ताकि उस टिश्यू को रिपेयर और हील कर सके। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपका उसका रिपेयरिंग होएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब तीसरे, ये हमने अलग अलग टाइप के साइट, हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने एक तो पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में, ल्यूकोट्राइन्स के बारे में। आज हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन्स के बारे में। तो अब देखो बेटा, जो साइटोकाइनिन्स के अलावा भी कुछ और फ्री रेडिकल्स, हम जानते हैं हमारी बॉडी जितनी स्ट्रेस कंडीशंस में होएगी, हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो नेक्स्ट जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो दो हैं। एक तो फ्री ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल जनरेशन अगर हो रहा है, या नाइट्रिक ऑक्साइड अगर रिलीज हो रहा है, तो वो भी इन्फ्लामेशन करेगा। स्टार्टिंग वाली स्लाइड में हमने इनको भी लिया था। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पेसीज जब जनरेट होती है तो वो क्या काम करती है, ये जिस भी पार्ट में जनरेट होगी वहां की नियर बाई ब्लड वेसल्स में ल्यूकोसाइट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। मतलब हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस पार्ट में सुपर ऑक्साइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स बन रहे हैं और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जितने भी हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम लेयर है उसको ये डैमेज करते हैं, है ना। और डैमेज कर करके नियर बाई जो सेल्स है उसके अंदर इंजरी जो है वो डेवलप करेंगे। और जो इंजरी को हील करता है वो सर्टेन टाइप्स के प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, उन एंटी प्रोटीएज एंजाइम्स का एक्टिवेशन कर देंगे ताकि उस साइट के अंदर इंजरी डेवलप हो सके। तो ये मानिएगा कि जब भी सेल, हमारी बॉडी स्ट्रेस लेगी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, जो कि सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्म में या हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल के फॉर्म में जनरेट हो सकते हैं। वो ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और एंडोथेलियल डैमेज और टिश्यू इंजरी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट जो मीडिएटर्स है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है, ये जैसे मैं एक ब्लड वेसल बता रहा हूं, ये अभी ब्लड वेसल्स है, और हमारी जो ब्लड वेसल है उसका जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं, उससे केमिकल, उसके अंदर जो लेयर होती है एंडोथेलियम में, उसको हम एंडोथेलियम डेराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखेंगे बेटा, EDRF से हम लिखेंगे। देखो नाम ही बता रहा है, एंडोथेलियम डेराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर्स। मतलब ये हमारी एंडोथेलियल के अंदर सर्टेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो ये केमिकल्स किस फॉर्म में होते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये हमारी स्पेशल कंडीशंस है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया है या किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो हम जानते हैं कि वहां ब्लड सप्लाई कम हुई है, इसका मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई है, नैरो हो गई है। जैसे ही वो नैरो होएगी, बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी को वापस से रेगुलेट करने के लिए, है ना, जो सॉरी कंस्ट्रिक्शन हो गया तो बीपी इंक्रीज होएगा क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से एंडोथेलियम डेराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होएगा। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगा, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ा था, और उसमें हमने कहा था कि यदि बीपी कम होता है तो उस केस में वैसोडाइलेशन जो है ना, वो सॉरी बीपी बढ़ता है तो उस केस में
हमारी जो एंडोथीलियम है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होएगा और वो वैसोडाइलेशन को प्रमोट करेगा। तो इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एंडोथीलियम डेराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा, साइक्लिक जीएमपी का एक्टिवेशन करेगा, जिससे इस तरह का ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा हो जाएगा और इंफ्लामेटरी सेलुलर चेंजेस जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो ये प्रोटेक्टिव टाइप्स के हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं ये प्रोटेक्टिव टाइप्स के आपके इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा। अब लास्ट पार्ट इसका है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड मीडिएटर्स। हमने कहा था कि ब्लड वाले पार्ट के अंदर भी कुछ मीडिएटर्स बनते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं और वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड मीडिएटर्स बोला गया। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड मीडिएटर्स हैं इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर एक तो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 13, तो एक तो क्लोटिंग सिस्टम होएगा। दूसरा जो आपके मीडिएटर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा आपका होता है कंप्लीमेंट्री सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था C2, C3 और फिर C3 के बाद में C5 से लेकर के C9, इस तरह के मीडिएटर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली उस पार्ट के अंदर एक्टिवेशंस होते हैं जब भी वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीमेंट्री सिस्टम में, जिसमें सर्टेन टाइप्स के प्लाज्मा के अंदर C2, C3 और C5 से लेके C9 तक कंप्लीमेंट्री कोफैक्टर्स का एक्टिवेशन होगा। तीसरा जो सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं जो प्लाज्मा के सीरम वाले पार्ट से बनते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, जिनको हम काइनिन सिस्टम बोलेंगे, है ना। इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है ये क्या बनेंगे, ये सर्टेन टाइप्स के प्रोटीन होंगे जिनको हम एल्कीसिरेन, है ना, इस नाम से जानेंगे। ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका है। और नेक्स्ट फाइब्रोलाइटिक सिस्टम्स आपका होगा। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब देखो जो इंपॉर्टेंट हमारा है वो है काइनिन सिस्टम, जो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन होता है। मतलब यदि हमारी किसी बॉडी के अंदर किसी सेल में या टिश्यू में इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन होता है तो वहां प्लाज्मा प्रोटीन से इस तरह के सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे देखो हमने कहा कि ये ब्लड वेसल है बेटा और ये कोई टिश्यू है। हम जानते हैं कि यहाँ जब इंजरी होती है तो इससे ब्लड लॉस होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, वैसो कंस्ट्रिक्शन होकर के फिर हमने कहा था यहाँ जो प्लेटलेट है वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो प्लेटलेट क्या काम कर देती हैं, क्लोट फॉर्मेशन कर देती हैं ताकि यहाँ से ब्लड लॉस नहीं हो। तो पहले हमारे जो 13 फैक्टर्स हैं क्लोटिंग के वो एक्टिवेट होंगे। जैसे ही उनका एक्टिवेशन होता है तो उसकी वजह से हम जानते हैं 13 में से एक फैक्टर और एक्टिवेट होगा जिसको हम 12 फैक्टर बोलेंगे। ये 12 फैक्टर एक प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम होगा प्री कैलिकेरिन। ये नाम याद आपको रखना है। और ये प्री कैलिकेरिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कैलिकेरिन के अंदर। और फिर कैलिकेरिन क्या काम करता है, एक तो प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन के अंदर, और जो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोपोएटिक मोलिकुलर वेट के काइनोजेंस या इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है कैलिकेरिन ब्रेडिकाइनिन में। और अभी हमने पढ़ा है ब्रेडिकाइनिन ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, तो उसकी वजह से हमारे को उस पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलप होएगा। ये समझ में आ गया बेटा कि इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, इन प्लाज्मा प्रोटीन्स डेराइव्ड प्रोटीन्स की वजह से, जिनको हम काइनिन सिस्टम के अंदर ले रहे हैं। तो पर्टिकुलरली ये काइनिन क्या है, प्री कैलिकेरिन और कैलिकेरिन। आ गया बेटा समझ में? यस सर। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये ऑलरेडी हमने पिछले साल पढ़ लिया है कि हमारी क्लोटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लोट कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लड क्लोटिंग में। जब भी ब्लड लॉस होता है ना, तो उसको रोकने के लिए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक 2 पाथवे होते हैं।
तो इंट्रिंसिक तो मतलब ब्लड वेसल के अंदर जिसमें इंजरी हुई है वहां से ये पाथवे एक्टिवेट होएगा। उससे क्या होगा, सबसे पहले अभी हमने कहा था 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो 12th फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है 12th ए के अंदर, वो 12th ए कन्वर्ट करता है 11th को 11th ए में। जब तक ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक हमारी क्लोटिंग स्टूमुलेट नहीं होएगी। और 11th फिर कन्वर्ट करेगा 9th फैक्टर को 9th ए में, और ये 9th ए क्या काम करेगा, जो हमारा 8th फैक्टर है उस 8th फैक्टर को 8th ए जो कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर करके 10th को 10th ए में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 10th ए और 5th ए फैक्टर और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर के इनका एक्टिवेशन होकर के प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएंगे। थ्रोम्बिन जो है वो सेकंड फैक्टर होता है, इसलिए इसका एक्टिवेशन प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में होना चाहिए। थ्रोम्बिन इज ए एक्टिव फैक्टर। और फिर ये थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। तो इसीलिए देखो हमने ब्लड क्लोटिंग के लिए जो वो एक्सपेरिमेंट किया था कैपिलरी वाला, उसमें हमने बताया था जब कैपिलरी को तोड़ते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन का बनता है जो दोनों को ज्वाइन करके रखता है। तो फाइनल स्टेज में जो फाइब्रिन का क्रॉस लिंकिंग बनेगा जहां से ब्लड लॉस होना बंद हो जाए। ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वो भी 7th को 7th ए में कन्वर्ट करते हैं। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है 9th फैक्टर को एक्टिवेशन के लिए और 10th ए फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होएगा क्लोटिंग में वो 10th ए फैक्टर होएगा। ये क्लोटिंग सिस्टम होता है जो पिछले साल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली क्या होना चाहिए, जो फाइब्रिन क्लोट बन रहा है वो किससे बन रहा है। देखो हमने कहा कि फाइब्रिन क्लोट जब बनेगा जब इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे से 10th ए फैक्टर एक्टिवेट होंगे। वो 10th ए फैक्टर कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर करके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएंगे और वो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये फाइब्रिन जो है वो एक तरह से डिग्रेडेड प्रोडक्ट आपका होता है, इसी की क्लोट बनती है। और धीरे धीरे जब वो क्लोट बन जाएगी, ब्लड लॉस बंद हो जाएगा, धीरे धीरे वो फाइब्रिन क्लोट डिजोल्व हो जाती है। उसके डिजोल्व के लिए ये हमारा प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम होगा। ओके बेटा। यस सर। यस सर। तो इस तरह से इनमें क्या इंटर रिलेशन है, अभी हमने कहा कि जनरली ये सारे फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं 12th फैक्टर के एक्टिवेशन से। तो अभी हमने कहा कि 12th का 12th ए में एक्टिवेशन हुआ, उसकी वजह से 10th ए फैक्टर एक्टिवेट हुआ और फिर फाइनली फाइब्रिन का क्लोट बना। तो ये तो क्लोटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। फिर ये क्लोट जो है वो धीरे धीरे डिजोल्व होना चाहिए। जैसे ही आपकी ब्लड लॉस बंद हो गया और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये फाइब्रिन डिजोल्व हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर ही फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है, वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है और ये प्लाज्मिन फिर इस फाइब्रिन को डिजोल्व कर देता है और डिजोल्व होकर के ये कंप्लीमेंट्री सिस्टम का एक्टिवेशन करता है जिसमें C3A से C5A के कंप्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट होंगे। फिर दूसरा जो सिस्टम है 12th जो है, अभी हमने कहा काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कैलिकाइरिन वगैरह जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था। और वो फाइनली इन्फ्लामेशन को डिनोट करेंगे बाय रिलीजिंग ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ए इंफ्लामेटरी मीडिएटर। इसके बारे में मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये कंप्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा इन्फ्लामेशन का रेगुलेशन जो है वो होएगा। और ये अलग अलग मीडिएटर्स जो है ना, वो मीडिएटर्स